तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा ग्रुप 17 के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। कल जो हमने आपको बताया था वो हैलोजन कंपाउंड्स था, अभी इंटर हैलोजन के बारे में जानते हैं। तो पहली चीज़ तो इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है उनको ज़रा हम समझा रहे हैं, समझिएगा। तो दो डिफरेंट हैलोजन्स से मिलकर के जो कंपाउंड बनता है, दो डिफरेंट हैलोजन्स कंबाइन करके जो दो डिफरेंट हैलोजन्स में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें इंटर हैलोजन कंपाउंड का, ClF। ये हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड है, जबकि Cl2 या F2 ये हमारा हैलोजन फैमिली है, हैलोजन कंपाउंड्स है। तो हम लोग अभी पूरी क्लास इसी इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। क्लियर? तो हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में लिख सकते हैं कि ड्यू टू शॉर्टकट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखा हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस टू हैलोजन्स combine and forming interhalogen compounds। अगर अब आप आ जाइए इंटर हैलोजन कंपाउंड में, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, टाइप है, वो है हमारा AX, AX3, AX5 और AX7। जहां ऑलवेज याद रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शॉर्टकट है ऑफ A लेस होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X से। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर हम आ जाए तो ClF, BrF, IF, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर आ जाइए तो हम लोग दे सकते हैं BrCl, BrI एक्सेट्रा। कोई दिक्कत नहीं। AX3 में आ जाइए तो जैसे ClF3, BrF3, IF3। ए पर यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 का होगा। फिर आ जाइए AX5 में तो ClF5, BrF5, IF5। AX7 में याद कीजिएगा ओनली IF7 एग्जिस्ट होता है। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि हैलोजन कंपाउंड्स क्या है और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, इनमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात अपने माइंड में आज से रखिएगा कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी हैलोजन कंपाउंड्स से ज़्यादा होती है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड्स। तो आइए ज़रा उनका भी रीज़न देख ले कि आखिर क्या वजह है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी हैलोजन कंपाउंड से ज़्यादा है। तो मान लीजिए हमने इंटर हैलोजन में एक कंपाउंड लिखा है ClF और हैलोजन फैमिली में हमने लिखा है F2। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण ये बॉन्ड हमारा पोलर है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन, दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी यूज का जो ओवरलैपिंग होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होगा, वो इसकी तरह मोर इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेम एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो इनका जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट होगा ये मच इफेक्टिव होगा एज कॉम्पेयर टू ClF की ओवरलैपिंग से। तो सेकेंड रीजन में हम दे सकते हैं
कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसी को एओज बोलते हैं, इज लेस इफेक्टिव। यह कलेक्टिव दो रीजन ए एक्स बॉन्ड में इस बॉन्ड को वीकर बना देता है, और अगर ये बॉन्ड वीकर हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो पहली चीज़ जो हमने आपको अभी डिस्कस किया है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया है। फिर हमने सेकेंड बात आपको बताया कि भाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी हैलोजन फैमिली से ज़्यादा क्यों होती है। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में आता है वो आता है इसकी शेप एंड जियोमेट्री। बॉन्डिंग में डिस्कस्ड है, तब भी हम एक दो ज़रा आपको डिस्कस कर देते हैं। देखिएगा, जैसे AX तो हमारा लीनियर होगा, लेकिन मान लीजिए AX3 टाइप में हमारा आ गया ClF3, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम क्लोरीन माइनस टोटल वैलेंसी सराउंडेड एटम का, तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1/3। इसे अगर आप निकालिए तो 3 + 2 ये 4 हो जाएगा, हाफ से डिवाइड होगा, 2 आ गया। बताए हुए हैं कि ये बॉन्ड पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है, तो इसकी जो जियोमेट्री होगी वो TBP होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन लोन पेयर के कारण इसके पास शेप आएगा, और वो जो शेप आएगा वो इसे क्या बनाएगा अभी देखते हैं। तो आ जाइए, 2 लोन पेयर हैं ClF3 में, टी शेप्ड। बेंट रूल से आप जानते हैं कि जो लोन पेयर आता है वो हमारा TBP में इक्वेटोरियल स्पॉट पे आता है। क्लियर है? अगर इसमें लोन पेयर नहीं होता तो इसका शेप डिफाइन नहीं होता, इसकी ज्योमेट्री ही डिफाइंड होती। फिर मान लीजिए एक बच्चे ने बोला कि सर अगर ClF5 है, सिमिलरली आप निकाल सकते हो। ClF5 अगर आ जाएगा तो 5 + 1/2 क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 - 5 इज इक्वल टू 5 + 1, ये हमारा आ गया 6। फिर आ जाइए जियोमेट्री, तो ऑक्टाहेड्रल, और शेप पे अगर आ जाइए तो स्क्वायर पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल। दिस मीन ये दिख रहा है। फिर अगर आप Cl7 पे आ जाइए तो वहाँ जब आइएगा तो वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। मतलब बॉन्डिंग में इसकी पूरी शेप एंड जियोमेट्री डिस्कस्ड है, तो उम्मीद करें कि इनमें आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। बढ़ा जाए आगे। अब बोलता है कि अगर आप इनके थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो किसी एक पर्टिकुलर टाइप में, जैसे आप AX टाइप की बात करो, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की आप बात करो और थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो, तो बोलता है कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाए IF और BRF, तो F का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम होगा, मान लीजिए ये 4 के अराउंड में होता है। अब अगर आ जाइए तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, मतलब आयोडीन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये वाला जो ΔEn आएगा हम उसका मैग्नीट्यूड भी आपको दे देते हैं। IF का जो ΔEn है वो 1.5 है और इसका जो है वो 1.2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि IF मोर थर्मली स्टेबल है एज कॉम्पेयर टू BRF। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक में? बढ़ा जाए आगे। अब बोलता है कि अगर
इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की आप हाइड्रोलिसिस करो। अगर आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो याद रखिएगा एक हाइड्रा एसिड बनेगा और एक हमारा ऑक्सी एसिड बनेगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए है हमारा BrF प्लस H2O। कुछ नहीं करना है, Br पर डेल प्लस चार्ज आएगा, F पर डेल माइनस चार्ज आएगा, वाटर H प्लस OH माइनस, सिंपली अब उल्टा जोड़ देना है तो आपका आएगा HF हाइड्रा एसिड प्लस HOBr ऑक्सी एसिड। अभी इसी सीरीज़ में आप ऑक्सी एसिड भी देखिएगा तो घबराना नहीं है, और ये हमारा आ गया हाइड्रा एसिड। अब किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड की आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ता है, इसी कॉन्सेप्ट से फॉर्म होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा जाए आगे। चलिए भाई, अब जरा एक अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जाने। हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को फ्लोरीनेटिंग एजेंट के तरह भी यूज करते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होता है हम लोग का, वो एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम आपको दे रहे हैं, फिर देखिएगा कि ये कैसे एक्ट एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए देखा जाए। एक्ट एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट तो AlF3 प्लस Cl2, यहाँ पे आ जाइए SF6 प्लस Cl2, यहाँ आ जाइए UF6 प्लस Cl2, यहाँ आ जाइए तो MgF2 प्लस Cl2 प्लस O2। यही चीज़ अभी हमने आपको कहा था। अब मान लीजिए कि बच्चे ने बोला कि सर ClF3 का हमारा Al2O3 के साथ अगर रिएक्शन हो रहा हो तो क्या होगा, तो हम लोग का जो रिएक्शन आएगा वो आएगा AlF3 प्लस Cl2 प्लस O2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग ज़रा ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 17 के बारे में फैमिलियर होते हैं कि क्या है हमारा ऑक्सो एसिड ऑफ ग्रुप 17। तो ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हैलोजन +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट होता है। क्लियर है? चलिए आइए पहले एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं, फिर इस पे ज़रा आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट लाइव क्लास जो है PCMB स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको जब तक ये क्लासेस ऑनलाइन है आपको ऑनलाइन में इच सब्जेक्ट पर मंथ का 750 रुपीज़ पर मंथ पे करना है, जिसमें आपको महीने में 12 क्लास मिलेंगे, DPP मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा। 12 क्लास जो होगी वो हमारी थ्योरी क्लास होगी, जो DPP और असाइनमेंट मिलेंगे वो एडिशनल होगा। और हर 15वें दिन आपका फर्स्ट 7 डेज पर मेंस लेवल का टेस्ट होगा, और अगले 7 डे मतलब जो हमारा 14वां दिन आ जाएगा उस 14th डेज पे आपका एक एडवांस का टेस्ट होगा। इट मीन्स महीने में हम लोग 2 मेंस लेवल का टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, 2 एडवांस लेवल का टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। यह 12 क्लास के अलावा एडिशनल है, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई बच्चा इंडिविजुअल किसी एक सब्जेक्ट में इनरोल होना चाहता है, एक सब्जेक्ट में भी इनरोल हो सकता है। किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट तीनों सब्जेक्ट के इनरोलमेंट की है, आप तीनों सब्जेक्ट में इनरोल्ड हो। ये प्रोग्राम हमारा मान लीजिए जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए मार्च तक ऑनलाइन चलता रहेगा बाई पेइंग 750 रुपीज़ पर मंथ। जो बच्चे आगे ऑफलाइन में कन्वर्ट होंगे, जब हमारा मान लीजिए जो लोकल्स बच्चे हैं वो जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उन बच्चों को ऑटोमेटिक ऑफलाइन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऑफलाइन में भी जब वो ट्रांसफ़र होंगे उनका पेमेंट जो है वो मार्च तक पर मंथ की बिहाफ पर ही लिया जाएगा, लेकिन वो समथिंग मूड हो जाएगा 750 से। ऐसा नहीं है कि वो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा, हो सकता है वो 1000 रुपीज़ हो, 1100 रुपये हो, 1200 रुपये हो।
वो भी आपको पर मंथ इस सब्जेक्ट की बिहाफ से आपको पे करना है। जब हमारी क्लासेस ऑफलाइन में कन्वर्ट होंगी आपको मंथ में 20 क्लासेस मिलेंगे। अब इसमें 2 प्रोग्राम हैं हम लोगों का। पहला प्रोग्राम जो 12th अपीयरिंग बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर 12th का एग्जाम देंगे, उनका कोर्स एट फर्स्ट 12th से स्टार्ट होगा, जिसमें हमारी प्लानिंग दिसंबर तक में उनके 12th फिनिश करने की होगी। 31 दिसंबर तक हम उनका 12th फिनिश करेंगे। ये हमारा 12th मेंस एडवांस तीनों को कंसीडर करते हुए उनके 12th एग्जाम जो 12th की सिलेबस है उसे फिनिश किया जाएगा। जनवरी से उनका 11th का सिलेबस स्टार्ट होगा। जब हम 11th की सिलेबस उनकी ये स्टार्ट करेंगे तो 11th का वीक में 4 डेज क्लास होगा। बाद का जो 2 दिन आएगा उन 2 दिन में एक दिन 12th लेवल का, जैसे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वैसे उनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और एक दिन उनका मेंस लेवल का। अगले सप्ताह का जो फिर आएगा, मान लीजिए हमने 7th ऑफ जनवरी को 12th लेवल का टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लिया। 8th को अगर मेरा मेंस लेवल का टेस्ट आ गया तो जो अगला 15th ऑफ जैन होगा उसमें वो टेस्ट अब एडवांस लेवल का होगा। लेकिन 12th का लेवल मार्च तक हर सप्ताह चलता रहेगा। ये 12th की प्लानिंग है। फिर मार्च में जैसे अगर उनका सीबीएसई बोर्ड स्टार्ट हो जाता है तो उनकी 15th ऑफ फैब को क्लासेस ऑफ की जाएंगे। जहाँ तक 11th की पढ़ाई हुई है वहाँ तक उनको 11th पढ़ाकर ऑफ किया जाएगा। फिर 12th एग्ज़ाम दे लेने के बाद मान लीजिए जो लोकल्स बच्चे हैं बोले कि नहीं सर हम इन मोमेंट पर भी अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, उनकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। जो बच्चे मान लीजिए दूर के हैं वो बोले कि नहीं हमें 12th एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाना है, फिर उन्हें क्या होगा, सुविधा के अनुसार जिस दिन उनका गैप ज़्यादा होगा या प्रिपरेशन उनकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो 12th का सब्जेक्ट है अच्छी अगर है और वो अगर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फिर 11th की किसी एक टॉपिक का उनको ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ले ही, नहीं लेंगे तो फिर वो 12th के एग्ज़ाम्स दे लेने के बाद जब वो वापस आएंगे तो उनकी 11th की सिलेबस फिनिश्ड की जाएगी। ये हमारा कोर्स प्लानिंग है। इन कोर्स प्लानिंग में जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रॉब्लम मिलता रहेगा, सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा, इवन लाइव डाउट सेशन भी मिलेंगे। जो टेस्ट होगा उसका आपको लाइव डाउट होगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम जितने भी एसोसिएट टीचर हैं कंसर्निंग सब्जेक्ट के वो सॉल्यूशन सेंड करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया तो आप इंडिविजुअली हमारे फैकल्टी से कांटेक्ट कीजिएगा। फैकल्टी मोमेंट जिस मोमेंट पे आप कॉल कीजिएगा वो अगर फ्री हैं उसी मोमेंट पे वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, दूर करेंगे। ये हमारा प्लानिंग है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो एक पिक्चर हम लोगों का नेक्स्ट ईयर तक के लिए है वो हमने बता दिया। 11th के बच्चे जो हैं ये 12th का प्रोग्राम हो गया। जो 12th 11th के बच्चे हैं जिन्होंने इस ईयर 10th का एग्ज़ाम दिया है उनकी कोर्सेस अभी ऑनलाइन चलती रहेंगी। जैसे ही ऑफलाइन में कोर्स हमारा कन्वर्ट होगा ऑफलाइन में वो आएंगे। प्लानिंग हम लोगों का होगा कि मार्च तक उनकी 11th हम फिनिश कर ले, जिसमें एकेडमिक 11th मेंस एडवांस, और फिर हम लोग अप्रैल से उनके 12th को स्टार्ट करते हुए एक प्लानिंग रखे हुए हैं कि अक्टूबर तक में उनकी 12th फिनिश कर ले। अक्टूबर तक में 12th अगर फिनिश हो जाता है तो फिर हम लोग के पास जो 3 या 4 एडिशनल मंथ मिलेंगे। जैसे मेंस तो मान लीजिए कि हमारा जो 2022 है वो अगर जनवरी में ही हो जाता है तो जो 1.5 महीने का टाइम हम लोगों को मिलेगा उस 1.5 महीने में उन लोगों का कंबाइंड रिवीजन और टेस्ट प्रोग्राम, ये 11th के बच्चों के लिए है प्रोग्राम। तो होपफुली समझ में आया होगा। चलिए हाँ, अब चलिए एक बच्चे की डाउट ज़रा पढ़ ले जी। ये हमारा जो है वो PCMB ऑल 4 सब्जेक्ट्स के लिए है, लेकिन आप इंडिविजुअल भी किसी सब्जेक्ट के लिए इनरोल हो सकते हैं। क्लियर? बढ़ा जाए आगे। तो आइए हम बात कर रहे थे ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस, और हमने आपको बताया है कि ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस +1 +3 +5 +7 चारों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ज़रा देखा जाए क्या क्या वो फॉर्म है। तो पहला हम लोगों का है HXO, HXO3, HXO5, HXO7।
ओह ओह, सॉरी सॉरी यार, ऑक्साइड्स माइंड में था। चलिए देखा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -2 + 1 ये आ गया +1 पे, -4 + 1 +3 पे आ गया, -6 + 1 +5 पे आ गया, -8 + 1 +7 पे आ गया। यही चीज़ हमने आपको बताया था कि भाई हमारा जो ऑक्सो एसिड है वो +1 +3 +5 +7 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट हो रहा है। ये चारों का हमने आपको फॉर्मेट दे दिया। पहला अगर आप आइए तो इसको बोला जाता है हाइपोहैलस एसिड। ये अपने एक और कॉमन नेम से बहुत ज़्यादा फेमस है और वो है इसका हैलिक 1 एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट जो 1 है, हैलिक 1 एसिड। अभी हम फिर इस पर लौट के आएंगे, घबराना नहीं है। नेक्स्ट अगर आ जाइए तो हैलस एसिड, इसको हैलिक 3 एसिड भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा जाए आगे। इसे अगर आप बोलो तो इसको हैलिक एसिड बोलते हैं, और बोल सकते हो हैलिक 5 एसिड, इसको बोला जाता है परहैलिक एसिड। हम ज़रा स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो आइए इसे हटाते हैं, ज़रा स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए, हमें मान लीजिए ड्रॉ करना है HXO4 X। अभी ये सब भी बताएंगे X वगैरह कौन कौन हो सकता है, उसके लिए घबराइएगा नहीं। क्लियर है? ऑक्सो एसिड है, यही वाला हाइड्रोजन निकलेगा। बच्चे ने बोला कि सर HXO3, दिमाग में आ गया होगा। यहाँ से भी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाइए तो देखिएगा -2 -2 -2, ये वाला तो +1, तो -6, ये वाला -6 और ये वाला +1, तो आपका -5 हो गया, तो ये +5 पे आएगा। ओह सॉरी यार, OH -1 पे, तो आ जाइए -7, तो ये वाला आपका +7 पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आ जाइए HXO3 पे, तो ये देखिए -2 -2 OH -1, वो गलती से OH +1 दे दिए थे, तो यहाँ पे आ जाइए तो ये वाला +5 पे होगा। फिर आ जाइए सिमिलरली HXO2 पे, क्लियर है? ये वाला देखिए -2, ये वाला -1, तो ये वाला आपका +3 पे हो गया। नेक्स्ट है हमारा HXO। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। XOH, बढ़ा जाए आगे, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। पहला अभी हम बता रहे हैं हाइपोहैलस एसिड। HXO हो क्या क्या सकता है? HFO, HClO, HBrO, HIO। वो लिखने का स्टाइल है, लेकिन आएगा HOF। एक चीज़ अर्लियर हमने आपको बताया होगा कि HOF जो होता है, पहले ज़रा हम इन सब की अलग अलग बात ही कर दे। तो HOF, HOCl, HOBr, सॉरी HOBr और HOI। हाइपोहैलस की 4 फैमिली, ये तो जानते होइएगा, हाईली अनस्टेबल होता है, अर्लियर बताया भी हुआ है।
ये डिकम्पोज्ड हो जाता है HF+O2 में। नेक्स्ट आ जाइए HOCl पे। अनस्टेबल HOBr पे अनस्टेबल एग्जिस्ट इन aqueous solution, unstable existing aqueous solution। क्लियर। अब बोलता है कि भाई अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ पे आ जाइएगा तो HOF, HOCl, HOBr, HOI, H निकालिए, FO माइनस, ClO माइनस, BrO माइनस, IO माइनस। अगर आप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे आ जाइए तो फ्लोरीन -I पावर ज़्यादा है, दैट इज़ वाई। अब यहाँ बहुत क्या करते हैं ना कि क्लोरीन के रिगार्डिंग बैक बॉन्डिंग बोल करके इसको नंबर 1 पे ले आते हैं, इसको नंबर 2 पे ले आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ यही है HOF, HOCl, HOBr, HOI। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट चीज़ इसमें बता दें, फिर हम लोग का हाइपोहैलस का पूरा सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगा। एक तो बच्चा बैक बॉन्डिंग से बोलेगा कि बैक बॉन्डिंग होने के कारण ये ऑक्सीजन वाला लोन पेयर क्लोरीन की तरफ आ जाए तो ये बॉन्ड मल्टीपल बनेगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। सही बात है। ओह यार, बॉन्ड लेंथ बोले हैं ना, ये OF मान लीजिए, एक काम करो ना, बॉन्ड एंगल ही डायरेक्ट मेज़र कर दो, ये वाला X और ये वाला Y। चलिए बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग के कारण ये बॉन्ड मल्टीपल हुआ, तो बॉन्ड मल्टीपल होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, बॉन्ड एंगल बड़ा होता है, तो Y बड़ा हो जाएगा ना X से। ये होता है 97 डिग्री और ये होता है 103 डिग्री। क्लियर। तो हाइपोहैलस की पूरी जो केमिस्ट्री थी वो हमने आपको बता दिया। अब अगले ये में आएंगे तो ऑक्सो एसिड का जो आगे का केमिस्ट्री है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।